दीप प्रज्वलन से हमारे सम्मानीय अतिथियों के हाथों मैं सम्मान्य अतिथिगण से विनती करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके पुरानी परंपरा से कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। देवी और सज्जनों, इस परंपरा के संभवतः हमारे पूर्वजों का इस परंपरा के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक दीप प्रज्वलन। आज की ये शुभ घड़ी ऐतिहासिक समारोह 22 जनवरी सन 2022 मैं सुशासन और शुभ आरंभ और विमोचन के लिए आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। इस एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के सहयोग से किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से 2 जुलाई सन 2021 को श्रीनगर क्षेत्र में सम्मेलन में अपनाए गए बेहतर हुकूमत यानी कि कश्मीर अलामिया प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के अनुसरण में तैयार किया गया था। देवी और सज्जनों, जिला सुशासन सूचकांक का सूत्रीकरण सरकार का एक अग्रणी और नया प्रयास है, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर ने और अब आज के स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी को, प्रमुख शासन सचिव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। इनके इनपुट द्वारा ली गई कई गहरी दिलचस्पियों के कारण आज ये दिन हमें देखने को मिला है। हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, स्वागत भाषण के लिए। परम आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी, डेप्यूटी गवर्नर मनोज सिन्हा जी, सेक्रेटरी डीआरटी जी श्री डी श्रीनिवास, अटल डुलूर साहब, एसीएस फाइनेंस, सौरभ भगत डीजी सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और 700 के लगभग जिलों से जुड़े हुए सारे डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह, मीडिया के सारे फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। When Honorable Home Minister will launch the first district good governance index, I think there could not have been a more significant launch as far as good governance is concerned. And it's a very, very important thing to note that JNK UT will be the first area which will be launching such a good governance index. तो इस ऐतिहासिक वक्त मौके पे मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप सबका मैं स्वागत करूं। This is a very, very important initiative to objectively measure performance of districts on 58 key parameters in 10 key sectors, and there are 116 data points. This will bring focus on outcomes. परिणाम पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि आउटपुट पे। और जब हम परिणाम पे ध्यान देते हैं तो उससे हमें एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मिलेगा कि जिलों की परफॉर्मेंस कैसी है, और उस इवैल्यूएशन के बाद में जिलों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। It will create a healthy competition among districts. I would like to recall here
that Honorable Union Home Minister had sometimes back indicated that we should carry out an objective assessment of what is happening in J&K UP, so that what developments have taken place can be assessed by a third party and then presented to the people of the country. I am very happy to state that UCI has been hired for the purpose, but this District Good Governance Index will also add to that as a very, very powerful tool to make that assessment. I should like to thank DRRTG profusely for the excellent support they have extended to us for this इंडेक्स को लॉन्च करने में जो डिपार्टमेंट ने हमें सहयोग प्रदान किया है और उसमें मंत्री जी ने जो हमें गाइडेंस दी है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यही डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ही नहीं बल्कि और भी कई क्षेत्रों में हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन चल रहा है, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक ग्रीवेंस, तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों से हमें बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। Honorable Minister, sir, since J&K became duty, it has taken a number of path-breaking initiatives, which is transforming duty of J&K. J&K में आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है और जो आपका सपना है कि J&K को एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में पेश किया जाए, उस तरफ हम प्रगति कर रहे हैं। मैं 10 ऐसे बिंदुओं का जिक्र करना चाहूंगा जो कि J&K की गवर्नेंस को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तीनों स्तर पे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और डीडीसी काउंसिल के चुनाव हुए एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो यूपी बनने के बाद हुआ वो एक हिस्टोरिक कदम है और मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की को सुदृढ़ करने में इसका बहुत बहुत योगदान होगा। दूसरा, आई ग्राम, सीटी ग्राम और एंटी मुलाकात को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि ये पहला ड्यूटी है जहां पे इस तरह का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इससे बहुत इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। बैक टू विलेज, माई टाउन माई ट्रैक, इनकी वजह से ऑफिसर्स के बीच में और लोगों के बीच में बहुत बड़ा तालमेल पैदा हुआ है और अब तक 3 इस तरह के कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं। सर, मैं इस तरह जिक्र करना चाहूंगा कि पारदर्शिता के मामले में डीम्स एम्पावरमेंट के माध्यम से यूटी द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो आम जनता बगैर किसी पासवर्ड के देख सकती है कितना पैसा वहां गया है और ये एक ऐसी लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जिसकी आपके सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता था। आज जमीन के मामले में भी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। ये सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से पब्लिक के डोमेन में अवेलेबल कर दिया गया है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 5.5 लाख लोगों ने अपनी जमीनों को देखा है उसमें और 10 लाख के आसपास हमारे लैंड होल्डर्स हैं। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक इशू करने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी साल सभी लैंड होल्डर्स को 3 भाषाओं में उनके लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध करा दी जाएंगी लैंड पासबुक के माध्यम से। सर, 11,000 लोगों की नियुक्तियां हुई जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से हुई, कोई शिकायत नहीं हुई। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, ई टेंडरिंग, जीएफआर की इंप्लीमेंटेशन, 100% फिजिकल वेरिफिकेशन, जियो टैग फोटोग्राफ थ्रू प्रूफ, इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सर, आपके ही कर कमरों द्वारा 28,400 करोड़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लाई गई जिससे जेएनके के अंदर औद्योगिक प्रगति में अभूतपूर्व योगदान मिलेगा। डिजिटल जेएनके कैंपेन के माध्यम से हम 150 सर्विसेज को एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं और उसको फीडबैक सिस्टम से लिंक कर रहे हैं। 8 सर्विसेज को ऑलरेडी कर दिया गया है और पब्लिक की फीडबैक आनी शुरू हो गई है। ई ऑफिस के माध्यम से पहली बार दरबार ग्रुप बंद हुआ और दोनों सेक्रेटेरिएट आज पूरी तरह से फंक्शनल है। ये सब बगैर ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सपोर्ट से और एमपी साहब के नेतृत्व के हो ही नहीं सकता था और ये एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की शुरुआत है और एक नई कहानी कर रही है। सर, इस बदलते हुए माहौल में सर एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे, 21-22 में कंजर्वेटिवली कम से कम 35,000 से 40,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, जो कि 4 गुना से ज्यादा होगा। लगभग उसी खर्चे पे हम 4 गुना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। चाहे वो मैकेनिमाइजेशन हो, पहले 6 किलोमीटर पर डे होता था, आज 21 किलोमीटर पर डे है। चाहे वो
इन्वेस्टमेंट की बात हो तो आज हम 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उम्मीद रखते हैं और लगभग 2 लाख लोगों को उसमें नौकरियां मिलेंगी। चाहे वो सौभाग्य स्कीम हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, अभी हाल में हाईएस्ट एवर कनेक्टिविटी हुई, चाहे वो टूरिस्ट अराइवल हो, नवंबर और दिसंबर में हाईएस्ट एवर टूरिस्ट अराइवल थे डिस्पाइट कोविड। और ये बात नोट करने के योग्य है, चाहे वो पानी का मामला हो जिसमें सभी हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल को जोड़ दिया गया उसमें, चाहे वो कोविड का वैक्सीनेशन हो जिसमें 18 से ऊपर के फर्स्ट और डोज और सेकेंड डोज दोनों 100% दिए गए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो जिसमें वन स्टॉप सेंटर पे जिसमें ये जैसे कार्यक्रम है, चाहे यूथ एम्पावरमेंट है जहां 4,500 यूथ क्लब जोड़े गए हैं। इन सब के पीछे प्रेरणा के स्रोत हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी और हमारे बहुत ही कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए ऑनरेबल एमपी साहब, इनके बगैर ये हो नहीं सकता था। आज हम ओल्ड एज पेंशन को सैचुरेट करने जा रहे हैं, एसीसी नियरली सैचुरेट हो चुका है। आज फिर से इस हिस्टोरिक दिन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब मिल करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा उद्देश्य जो हमारे पास है, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल एमपी साहब ने दिया है, हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन उस उद्देश्य को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, आपका धन्यवाद महोदय। हमारे बीच मौजूद हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आपका स्वागत है। अगले स्पीकर को बुलाओ। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री पी श्रीनिवास जी को, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। Respected Union Minister for Home and Cooperation, Shri Amit Shah ji, respected Minister of State for Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jiten Singh ji, respected Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, Chief Secretary, Shri Arun Mehta ji, Additional Chief Secretary, Shri Atal Dalu ji, Senior Officers of Government of India, Government of Kashmir, and State Governments. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances is grateful to the Union Minister of Home and Cooperation, Shri Amit Shah ji, for accepting our invitation to release India's first District Good Governance Index prepared by DARPG in collaboration with the Government of Jammu and Kashmir. We are grateful for the leadership support received from Dr. Jiten Singh ji and from the Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, as also the Chief Secretary Shri Arun Mehta ji, which enabled the conceptualization and formulation of an index that measures the diversity of the governance model of the Union Territory of Jammu and Kashmir. It also provides a roadmap for similar benchmarking of governance at district level for all states and Union Territories of India. The Honorable Union Minister for Home and Cooperation had released the National Good Governance Index on December 25, 2021. The Good Governance Index indicated that Jammu and Kashmir had registered a strong performance with an increase of 3.7% in the good governance indicators in 2019 to 21 period. In this backdrop of strong performance at national level, the government of Jammu and Kashmir's initiative of benchmarking governance at district level assumes considerable significance. The District Good Governance Index has helped identify the impact of various governance interventions at district level and provides a futuristic roadmap for improving district level governance with targeted interventions. The District Good Governance Index of Jammu and Kashmir represents a significant milestone in realizing the vision of the Honorable Prime Minister for the next generation administrative reforms during the Amrit Kaal period. On behalf of the DRPG, I wish to thank each one of the officials and the leadership team who have enabled in scripting this document and taking the nation's governance model of maximum governance, minimum government forward. Jai Hind. धन्यवाद श्रीमान महोदय। ये थे श्री वी श्रीनिवास जी। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को, उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर।
आपने परेशान लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर जोर दिया और आज हम सभी के बीच माननीय श्री मनोज सिन्हा जी। भारत सरकार के सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के सचिव DARP जी श्री श्रीनिवास जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, अटल डुल्लू जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों तथा गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले मैं आदरणीय अमित शाह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्तम समय में से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास किया। आप सब देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूं गृह मंत्री जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा ताकि गृह मंत्री जी को हम विस्तार से सुन सकें। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन भी कुछ देर बाद का गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कर सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में और यहाँ को गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ जाने के पूर्व बैठक थी। बैठक में उन्होंने बात कही कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे है। मुझे लगता है कि इस मोड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर किसी के पास ये गुण है तो इस गुण को थोड़ा कम करने की जरूरत है। काम कैसे हो, अगर ये हमारी दृष्टि में होगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। दूसरा, मैं जो परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया, मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है।
2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहां के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहां के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट जब देश में आया, मुझे लगता है कि एक समय था जब हम उनको पिछड़े जिले कहते थे और उन्हें महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। हमने उन जिलों को आज देखने के बाद लगता है उनमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। किसी भी विकसित जिले से वो कई मायनों में आगे चले गए। मुझे लगता है कि इस तरह का काम अब जम्मू कश्मीर में हमें निश्चित रूप से करने की जरूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं जम्मू ने अव्वल स्थान हासिल किया, लेकिन शोपियां ने पर्यावरण में अव्वल स्थान हासिल किया। मुझे लगता है कि जम्मू को ये सीखने की जरूरत है शोपियां से कि पर्यावरण में वो कैसे उच्च स्थान हासिल कर सकते हैं, और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जिले के एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर काम, बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं। बापू एक बात कहा करते थे कि यदि कोई दुविधा है मन में तो क्या करना चाहिए, तो वे कई बात करते, तुम भारत के सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या जो तुम करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। बैठ करके हम अपने फैसला कर लें उससे भलाई होती है कि नहीं होती। मुझे लगता है अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। एक और बात कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, जिन लक्ष्यों को हम लेकर के चल रहे हैं, एक बार हम स्वयं मूल्यांकन तो करें कि कहां तक हम पहुंचे हैं। ये धन का ऑडिट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुशासन में हमारा प्रदर्शन पाले के उस तरफ कैसा है, इस पर यह ध्यान आकर्षित करता है। और मुझे याद है कभी मैं लोकसभा में था तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की कुंजी होती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि सुशासन की बुनियादी इकाई में जनभागीदारी, आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी तथा रूल ऑफ लॉ, इन 9 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। और ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति या योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकेंगे। आदरणीय गृहमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़े, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। और ये सच है कि 2019 के बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते में जो कई बंदिशें थी वो हटाई गई हैं। 890 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। बुनियादी इकाइयों में अधिकार संपन्नता भी आई है और कई बातों का जिक्र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है, वाजपेयी जी का जब जन्मदिन। गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियरी एवं पब्लिक सेफ्टी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था। और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तथा हिल स्टेट में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है, जो मैं समझता हूं कि आदरणीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के हम सबके प्रयास से बढ़ती हुई रैंकिंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है।
एक दूसरा सेक्टर भी है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये आंकड़ा मैं देख रहा था 2019 में 30.2% से सीधे छलांग लगाकर हम 56.3% पर पहुंच गए। इससे पता चलता है जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं, चाहे वो मिशन यूथ हो, हौसला हो, उम्मीद हो, राइज टुगेदर हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इन्हें और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, ह्यूमनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स पर भी हमने अच्छी तरक्की की। आज मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रमों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक विकास तथा सतत वृद्धि के लिए जो ढांचा विकसित किया गया है वो काफी हद तक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देख सकता है कि हमारी सड़क पर कितना खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होती है। जन केंद्रित सुधारों के प्रयास का परिणाम है कि किसानों की आमदनी जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आज जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है। इसी प्रकार कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी आपके मार्गदर्शन में औद्योगिक पुनरुत्थान, चौमुखी उत्कृष्टता तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के प्रयासों में हम सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बात हमको ये ध्यान में रखने की है कि हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तय करने के पहले जितना मुझे लगता है कि उस पर चर्चा, बहस करनी वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन तय होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हम कार्यक्रमों को, नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ी आबादी उससे लाभान्वित होगी। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी अपने जिला के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जन सेवा की भावना ये सबसे आवश्यक है और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि न पोहम कामय राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामय दुख सप्तानाम प्राणी नाम आतिशांत नाशनम। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और उनकी सेवा करना यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी समय समय बराबर निर्देशन देते रह रहे हैं और पूरे राष्ट्र में उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है। चाणक्य ने भी जनता के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में एक बात कही थी कि शासक को स्वयं जाकर के उनकी जरूरतों को जानना चाहिए और तब उसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए और निगरानी करना ये ज्यादा आवश्यक है। और इसलिए हमारी नीति और मूल भावना भी यही होनी चाहिए, समाज के हर तबके की धड़कन सुनना और उसके लिए मेहनत से काम करना। मुझे लगता है कि पिछले साल जुलाई में 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस कार्यक्रम में मैंने बात कही थी कि हर फाइल सैकड़ों हजारों जिंदगियों को प्रभावित करती है और इसलिए उस पर फैसला लेने के पहले मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसला न्याय संगत है। अनावश्यक 20 दिन फाइल रख करके उससे कितनी जिंदगियां प्रभावित होती हैं, इसका विचार मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है और इससे धारणा समाज में अच्छी नहीं बनती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इससे, जैसा मैंने कहा, कि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने अपने जिले में लागू करना और एक बेहतर प्रशासन जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी, क्योंकि हम अपने से जितना कहें कि हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, जिसके लिए शासन है, जिसके लिए प्रशासन है, जब तक वो नहीं महसूस करता है कि शासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है तब तक हमें निरंतर
उनके साथ बातचीत करके उस दिशा में सुधार निरंतर करना है और पूर्णांक कहीं नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश सब में होती है, सबको इसी रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। मैं फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का साधुवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय महोदय, आपने ग्रामीण व शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करके अपने प्रशासन में एक नया उदाहरण कायम किया है और साथ ही सर्वोच्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय। आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी, उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार श्री वी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अरुण मेहता जी, केंद्र एवं जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय गृह मंत्री जी का। अपने कीमती समय से कुछ क्षण देकर के उन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया और ये सारी की सारी टोली ARPG की जिसने दिन रात एक करके गुड गवर्नेंस इंडेक्स निर्धारित किया है, मुझे विश्वास है वो अपने आप में आपकी उपस्थिति से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार जम्मू कश्मीर को कितनी अधिक प्राथमिकता देती है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और तब से लेकर के आज इन 7-8 वर्षों में कार्मिक मंत्रालय, प्रसारण मिनिस्ट्री, DOPT और DRPG ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर अमल करते हुए एक के बाद एक ऐसे नए नियम निर्माणित किए प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, जो कि आम नागरिक के जीवन में सरलता ला सके, ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। और साथ ही साथ लगभग 1,500 ऐसे पुराने नियम हटा दिए गए जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे। उनमें से एक अंग्रेजों के जमाने की कुर्ती, जहां नौजवानों को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसरों से अटैच करवाने पड़ते थे। और इसी कड़ी के चलते पिछले मास सुशासन सप्ताह मनाया गया और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन आप ही के कर कमलों से हुआ और आपके उपस्थिति में मैंने एक बात रखी थी कि 25 दिसंबर के सुशासन दिवस के बाद हमारा अगला लक्ष्य रहेगा प्रशासन गांव की ओर। और प्रशासन गांव की ओर की यात्रा 25 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी, उसका पहला पड़ाव आज जम्मू कश्मीर में है। जिला स्तर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश भर में इस मंत्रालय द्वारा लागू करने का कार्य जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस, उनके निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने, DOPT ने, ARPG ने अनेकों नए प्रावधान लाए जो देश भर में लागू हुए, लेकिन चंद एक संवैधानिक बाधाओं के कारण, प्रशासनिक एवं व्यवस्था की दिक्कतों के कारण उस तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं अमल में आ सके जिस तरह से कुछ अन्य प्रदेशों में। परंतु हमें संतोष है इस बात का कि 5 और 6 अगस्त 2019 में गृह मंत्री के रूप में जो आपने संवैधानिक परिवर्तन लाया और फिर 31 दिसंबर 2019 को केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद वो सारे के सारे नियम तीव्र गति से लागू होने लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो देश भर में लागू था, यहां पर अभी 2 वर्ष पहले लागू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार राइट टू इंफॉर्मेशन देश भर में कुछ और था और यहां कुछ और था। इसी तरह 1 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर DOPT विभाग की ओर से देश भर में सरकारी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यहां की तत्कालीन सरकार
शायद किसी कारण उसको लागू नहीं कर पाई। मुझे खुशी है कहते हुए कि पिछले 1 वर्ष में उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में ये कानून भी यहाँ लागू हो चुका है। इंटरव्यूज में की प्रथा समाप्त करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो 3 कमीशन आती हैं केंद्रीय, वो तीनों की तीनों पिछले 2 वर्षों में यहाँ काम करना शुरू हो गई है। उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जिसके मात्र एक ही प्रदेश ऐसा है जहां एक नहीं 2 बेंच जम्मू और श्रीनगर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद दिलचस्पी का कारण रहेगी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अधिकारियों के लिए, कि हमने इंडक्शन का प्रोसेस आईएएस में जो कई वर्षों से रुका पड़ा था, अनेकों बार पत्र व्यवहार हुआ, भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों से समय समय पर मुख्य सचिवों से, परंतु किसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे हर्ष इस बात का कि पिछले 1 वर्ष में वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी भी नियमित समय में आईएएस कहलाने की अपेक्षा रखते हैं। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिला स्तर का जिसका आज आप विमोचन कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस नाउ एक्सेप्ट दैट इंडिया टुडे इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, and if Jammu and Kashmir has to become a part of global India, it has to live up to the global benchmarks. तो स्पर्धा का ये जो क्रम हमने शुरू किया था एक प्रयोग के रूप में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में, इसको वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जिला स्तर में लाने का काम किया जा रहा है। बहुत समय नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमने बाकी देश के लिए लिए जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। उनमें से एक मिशन कर्मयोगी, जिसे एक वाक्य में प्रभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर्क और वर्किंग फ्रॉम रूल टू रोल। आज आप हेल्थ सेक्रेटरी तो आपको लगता है कि मैं डॉक्टरों को कैसे समझाऊं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। कल आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप किसान से ज्यादा किसानी सीखा सकते, लेकिन अब हम आपको वैज्ञानिक ढंग से उसके लिए अपग्रेडिंग करेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत जब भी आपका स्थान परिवर्तन होगा आप उसके लिए अपनी तैयारी कर सके, एक निरंतर प्रोसेस प्रथा के साथ, और आप ये जान सके कि आप किस स्तर पर खड़े। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हम जम्मू कश्मीर में शायद संभव इसी साल लागू करें, जो एक सूचना का भी वायस है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। दूसरे समय में क्या होता रहा, आज बैंकिंग की सिलेक्शन का इम्तहान है चंडीगढ़ में, दूसरे दिन रेलवे का है दिल्ली में, तीसरे दिन सीएसएस का है जम्मू में। 3 तिथियां 3 केंद्र, हर जगह किसी युवा के लिए पहुंचना कई बार संभव नहीं रहता, कुछ आर्थिक दिक्कतें होती है, विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश भर में एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों के लिए, और उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहां पर यह भी देनी है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर होगा, ताकि किसी भी युवक को अपने जिले से बाहर न जाना पड़े, उसको उसकी आर्थिक दुविधाएं न झेलनी पड़े। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ अपनी बात समाप्त करने से पहले ये भी कह दूं कि वी श्रीनिवास जी की ही अगुवाई में विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार करने का हमने क्रम शुरू किया है। मैं चाहूंगा जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बने, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। और मैंने ये सुझाव दिया है श्रीनिवास जी को भी और अन्य अधिकारियों को भी कि हम जो फ्यूचरिस्टिक इंडेक्सेस बनाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है विजुलाइज करना कि 2047 का भारत कैसा होगा। When we talk of 2047, we tend to look through the prism of 2022, which is not true. आज से 25 साल जो पहले था आज नहीं है। कोरियर सर्विस आई तो रेवोल्यूशन हो गया, आज खत्म हो गया। सिनेमा आए, मॉल आए, खत्म हो गए, आज सब। So we are going to have a scientific approach, prepare future indices, और विशेष फोकस रहेगा युवा अधिकारियों पर, जिनको अभी 25 साल से अधिक सेवा देनी है। क्योंकि आज से 25 वर्ष के बाद सन 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो उस 100 साल के भारत की तस्वीर कैसी हो, स्वरूप कैसा हो, चित्र कैसा हो, वो जिम्मेवारी इन अधिकारियों पर रहेगी। यही उस शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे, आर्किटेक्ट कहलाएंगे, और इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होगा उस शताब्दी भारत का उत्सव मनाने का। उस शताब्दी भारत के उत्सव में सुशासन का भी उत्सव
सफल हो जाए, शामिल हो जाए, इसी प्रयास, इसी प्रार्थना और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद माननीय श्रीमान महोदय। देवी और सज्जनों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, वो पल हमारे सामने और आपकी करतल ध्वनि से ये एहसास होगा कि ये पल हमारे लिए कितना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी देश के यशस्वी तेजस्वी माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय श्री अमित शाह जी हमसे आभासी उपस्थिति द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि वर्चुअल मोड। और अब मैं श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि जिला सुशासन सूचकांक का यह अवसर एक ऐतिहासिक विमोचन 22 जनवरी सन 2022 और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं मुख्य अतिथि और अब श्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रण देती हूँ कि वह हम सभी से संबोधित हों। जोरदार ताली से मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और जम्मू डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के हैं, पीएमओ में भी राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री वी श्रीनिवास जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जी, और उपस्थित सभी जम्मू कश्मीर के नागरिक भाइयों और बहनों, आप सभी को आज जिला सुशासन इंडेक्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे 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 देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और ये परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम
ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी, तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। मैं मानता हूं इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत करने के बाद राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में एक तंदुरुस्त स्पर्धा शुरू हुई थी और आज जम्मू कश्मीर जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी एक तंदुरुस्त स्पर्धा सुशासन देने की, लोकाभिमुख शासन देने की होगी। इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे देश की जनता को होने वाला है। मित्रों, यह इंडेक्स जिलों की रैंकिंग और इसका तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा। तो जिले के काम का मूल्यांकन करते वक्त चीफ सेक्रेटरी हो, प्रभारी सचिव हो या प्रभारी मंत्री हो, इस सबको ये मालूम होगा कि मेरे जिले में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानांक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो मुझे लगता है प्रशासन पर भी दबाव होगा और प्रशासन भी इसको सुधारने के लिए जी जान से आगे बढ़ेगा। मित्रों, कश्मीर के अंदर 2019 से मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस कश्मीर में केवल 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे, वो कश्मीर में आज गांव स्तर से लेकर राज्य तक 30,000 से अधिक जनता के नुमाइंदे जनता की सेवा कर रहे हैं। ये पंचायत एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैं मानता हूं अपने आप में आने वाले 1 दशक में ही परिणाम कश्मीर की जनता के सामने होंगे कि पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर कितना द्रुत गति से परिवर्तन आया है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि, कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और मैं बहुत आशान्वित भी हूं। मित्रों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है। इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सब को बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई है। यही बताता है कि शांति का नए सुधारों के साथ कोई लेन देन नहीं, शांति का प्रशासन के साथ लेन देन। जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तब जनता अपने आप विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होती है।
मनोज जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। भारत सरकार की सभी स्कीमों में आज जम्मू कश्मीर 1 से 5 नंबर में है। इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन इतने कम समय में शायद ही कोई राज्य के अंदर हुआ है। चाहे विधवा सहायता, विधवा बहनों तक सहायता पहुंचानी हो, चाहे वजीफे पहुंचाने हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लागू कर सबके पास कार्ड पहुंचाने हो, गैस पहुंचाने हो, घर में बिजली पहुंचानी हो, घर में शौचालय पहुंचाना हो, 100% टीकाकरण करना हो, कोविड के लिए उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता करनी हो, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हो, हर क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर ने ये 2 साल के अंदर लाभार्थियों को अपना लाभ सीधा पहुंचाने का प्रयास करें। स्वाभाविक है बिचौलिए इससे नाराज होंगे, मगर हमें बिचौलियों की नाराजगी का कोई डर नहीं। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले, उनको अपने वजीफे के लिए किसी को कुछ देना न पड़े, उनको अपनी योजनाओं के फायदे के लिए कोई बिचौलियों की जरूरत न पड़े। आज जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को 6,000 रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में मिलता है। जम्मू कश्मीर के किसी भी बीमार व्यक्ति को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज बेरोक टोक किसी भी अस्पताल में जाए मिलने लगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठाते थे, इतने साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर ये आप ये कर नहीं सकते थे तो फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है? मैं जम्मू कश्मीर आया था, तब जम्मू कश्मीर के युवाओं को बताया था कि आप विकास के अंदर हिस्सेदार बनिए। ये जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी हैं, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी का टूरिज्म से सीधा रिश्ता है, परंतु टूरिस्ट न आए ऐसे बयान देकर युवाओं की रोजगारी को, उनको रोजगारी से दूर रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जानना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू में एक एम्स बना, कश्मीर में एक एम्स बना, IIT जम्मू में बना, IIM जम्मू में बना, IIMC जम्मू में बना, नीट श्रीनगर का आधुनिकीकरण कराया गया, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट बना, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज नए बने, अनंतनाग, बारामुल्ला, राजौरी, डोडा, कठुआ, हंडवारा, उधमपुर, 15 नर्सिंग कॉलेज बने, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बने, एक जम्मू में एक कश्मीर में, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज मिली। और जिस जम्मू कश्मीर के युवा को डॉक्टर बनने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, विदेश जाने के लिए अगले शासकों ने मजबूर किया था, मैं उनको बताना चाहता हूं, 1947 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे और 500 सीट थे। आज 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज बने हैं और 1100 MBBS की सीटें हैं, 17 PG की सीटें हैं, 14 डेंटल की सीटें हैं और 600 पैरामेडिकल सर्विस की सीटें हैं। मित्रों, रोजगारी के लिए भी पारदर्शिता आना बहुत जरूरी थी। हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 25,000 युवाओं को इतने अल्पकाल के अंदर नौकरी दी है, 7,000 नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगभग 2,16,000 लोगों को गृह उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ जोड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार की मंडप कर
मोदी जी ने अप्रूव की है, इससे कम से कम जम्मू कश्मीर में 5 लाख युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगारी मिलने वाली है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट 70 साल का इन्वेस्टमेंट 1 और 12,000 करोड़ का था। मैं मनोज भाई को बधाई देना चाहता हूं कि एक ही साल में 12,000 के इन्वेस्टमेंट के एमओयू जम्मू और कश्मीर ने समाप्त कर दिए हैं और 2,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुका है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाला है। मित्रों, मिशन यूथ के तहत ढेर सारे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम हमारे एलजी साहब ने चलाया है। यूथ क्लबों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागृति और सेवाओं का विस्तार और उनकी रोजगारी का भी विस्तार, ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं जब आया था तब जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज्यादा युवाओं के साथ ऑनलाइन बात की थी। मैं आज फिर से मेरे युवा दोस्तों को, विशेषकर घाटी के युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आइए मोदी जी के विकास के रास्ते पर आप चल पड़े। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन अच्छे बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर भंडारण की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 35,000 मैट्रिक टन भंडारण सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में फलों और फूलों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राजमार्ग 44 पर संतोषजनक रूप से काम चल रहा है। जवाहर सुरंग के आसपास भारी हिमपात और हिमस्खलन के कारण विगत वर्षों में बार-बार अवरुद्ध होने की समस्या इस साल दूर हो जाएगी और राजमार्ग 44 का बनना जम्मू कश्मीर के विकास में एक वरदान साबित होगा। 4,509 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग नामक एक अन्य 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पर प्रगति में है। दोनों क्षेत्रों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। श्रीनगर हवाई अड्डे से शारजा के लिए पहली उड़ान मैं जब जम्मू कश्मीर आया था तभी चालू कर दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा योजना के माध्यम से जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और कश्मीर संभाग के गुरेज और तंगधार सहित जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। जेड मोड सुरंग शुरू हो जाने के साथ सोनमर्ग पहली बार अपने शीतकालीन कार्निवल की व्यवस्था के साथ खुला रहेगा, इसका मुझे बहुत आनंद है। सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर और पटनी टॉप में होटल पूर्ण रूप से भरे रहे हैं। 21 अप्रैल के दौरान पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद सर्वाधिक रही और 20 से 21 के दौरान 3 गुना बढ़कर
लगभग 1,13,000 पर्यटक आए हैं। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछे कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई है। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है, लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। इनके उकसावे वाले बयानों में जम्मू कश्मीर का युवा गुमराह न हो, ऐसा मैं मेरे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भरोसा रखिए। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और मुझे भरोसा है कि मनोज जी का प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से ये खामियाजा को हम पूरा करेंगे। मित्रों, ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए। यही सबको अभ्यर्थना है। फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उसके मुख्य सचिव और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तीनों को ये नई पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में सुशासन की शुरुआत होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय श्रीमान महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, हम सभी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री अतुल डुल्लू जी, अपर मुख्य सचिव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज आपने जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन किया और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश भर से पार्टिसिपेंट्स को संबोधित किया और हमारा मार्गदर्शन किया। ये जम्मू कश्मीर के लिए सौभाग्य की बात है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की योजना को अगर किसी राज्य में या यूटी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। माननीय, आपके मार्गदर्शन अनुसार हम कार्य करते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता को स्वच्छ प्रशासन देने में हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप ही के नेतृत्व में
DARPG ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की योजना बनाई और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर को चयनित किया। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते रहते हैं और आपका फोकस हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल फ्रेंडली और आउटकम ओरिएंटेड बनाने पर रहता है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव अतिथियों को और देश भर से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी भैया राज सगन बुलाओ। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, अब सम्मान वितरण समारोह शुरू होता है। इम्पाल परिवार द्वारा गणमान्य मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मैं आमंत्रण देती हूँ श्री सौरभ भगत जी को, प्रबंध निदेशक प्रबंध प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की वह शॉल एवं स्मृति चिन्ह माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भेंट करें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को शॉल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर रेवा शर्मा जी को, निदेशक प्रशिक्षण प्रबंध प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था जम्मू की वह एक शॉल एवं स्मृति चिन्ह श्री मनोज सिन्हा जी को भेंट करें। श्री मनोज सिन्हा जी माननीय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर स्मृति चिन्ह को स्वीकारते हुए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान जी को, निदेशक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था कश्मीर से कि वह आकर श्री वी श्रीनिवास जी सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार को एक भेंट पेश करें, जिसमें एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल है। श्री वी श्रीनिवास जी सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार स्मृति चिन्ह को स्वीकारते हुए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगला आमंत्रण डॉक्टर जहांआरा जी को, सह आचार्य प्रबंध प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था कश्मीर